नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाले प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि नागार्जुन। नागार्जुन जी से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अर्थात परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, NTA नेट की परीक्षा हो या TGT PGT परीक्षा, किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली परीक्षा हो या फिर जो है कोई अदर परीक्षा हो जिसमें साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें देखने को मिला है कि आधुनिक काल से संबंधित कवियों के संबंध में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आधुनिक काल के अंतर्गत प्रगतिवादी कवि नागार्जुन जी के संबंध में आज की क्लास में हम देख लेते हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं हम आज की क्लास की। कवि नागार्जुन जी का जो जन्म है वो जन्म काल कब से कब तक रहा, तो ये देख लेते हैं। नागार्जुन जी का जो जन्म काल है वो 30 जून 1911 और जन्म स्थान ग्राम सतलखा, जिला दरभंगा, जो कि बिहार में है। और मृत्यु कब हुई उनकी? 5 नवंबर 1998 में इनकी मृत्यु हो गई और अंतिम सांस भी इन्होंने जो है बिहार में ही छोड़े, यानी कि उनकी मृत्यु भी बिहार में ही हुई और जन्म भी बिहार में ही हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। इनका मूल नाम यानी कि वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र रहा। वेदनाथ मिश्र इनका मूल नाम है। नागार्जुन नाम जो है इनका उपनाम है, जो कि ये अपने उपनाम से प्रसिद्ध हुए। नागार्जुन नाम से इन्होंने हिंदी में कविताएं लिखी और इससे पहले जो है यात्री उपनाम से ये कविताएं लिखते थे। इनके काफ़ी सारे उपनाम भी हुए जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। तो नागार्जुन जी से संबंधित इनके जो कौन कौन से उपनाम हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बाबा किसे कहा जाता है या आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, तो देख लेते हैं। नागार्जुन जी का उपनाम जो है नागार्जुन भी है, ढक्कन कवि भी कहा जाता है, इस प्रकार भी लिखा मिल सकता है आपको परीक्षा में, या फिर उन्हें फक्कड़ कवि के नाम से भी जाना जाता है। यात्री कवि भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये यायावर प्रवृत्ति के कवि रहे हैं, अर्थात घुमक्कड़ प्रवृत्ति के ये कवि। नागार्जुन ने जो अपने पहले कविताएं लिखते थे मैथिल भाषा में, वे यात्री नाम से ही लिखते थे। मैथिली भाषा में उन्होंने सबसे पहले यात्री नाम से कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी और उसके बाद जो है बाद में वे हिंदी में रचनाएं लिखने लगे। यात्री जो नाम इन्होंने जो है इनके द्वारा दिया गया क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं और जगह जगह पर घूम कर भी आए हैं। तो एक जगह टिक कर नहीं रहे, जगह जगह घूम करके इन्होंने जो है कहीं प्रकृति के सौंदर्य पर रचना की है, तो कहीं राजनीतिक षड्यंत्रों पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है, और कहीं इन्होंने मानवता की दुहार लगाई है कि अपने मानव होने की बात कही है, और कहीं उन्होंने तानाशाही शासन का विरोध करते हुए रचना लिखी है। उनकी रचनाओं में जो है काफ़ी सारी प्रवृत्तियाँ हमें देखने को मिलती है। एक प्रकार जो है एक जगह पर रहकर इन्होंने रचनाएं नहीं की। और इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। आधुनिक कबीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से कबीर दास जी ने व्यंग्य संबंधी रचनाएं लिखी, हिंदू और मुसलमानों पर व्यंग्य कटाक्ष करते हुए रचनाएं लिखी, इसी प्रकार से नागार्जुन ने भी व्यंग्य भाव से भरी हुई रचनाओं को अपनी रचना की लेखनी चलाई। तो देख लेते हैं आगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है नागार्जुन जी के उपनाम हमने देख लिए कि नागार्जुन, ढक्कन, फक्कड़ कवि, यात्री, बाबा भी नाम से भी ये जाने जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है हिंदी साहित्य में बाबा किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। प्रगतिवाद में बाबा किसे कहा जाता है? नागार्जुन जी को। प्रगतिवाद का जो सलाहकार पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष या प्रगतिवाद का प्रतिनिधि कवि नागार्जुन जी को माना जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट तथ्य है एक पुस्तक का संग्रह नहीं है, ये भाई कई पुस्तकों के संग्रह है, एक जगह आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको इन पॉइंटों को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए इनको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, जो कि आपकी परीक्षा में अगर नागार्जुन कवि से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर आसानी से दे सको। तो देख लेते हैं आगे। राजनीतिक कवि के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, यानी प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष नागार्जुन को राजनीतिक कवि, नागार्जुन, यात्री, बाबा, आधुनिक कबीर और जो है
कई नामों से इन्हें जाना जाता है। फक्कड़ कवि और ढक्कन कवि आदि नामों से जाना जाता है इन्हें। मैथिल में इन्होंने यात्री उपनाम से सर्जन किया, यानी मैथिली भाषा में जो ये रचनाएं लिखते थे शुरुआत में, इन्होंने जो है यात्री उपनाम से उन रचनाओं का सर्जन किया। लोग उन्हें प्यार से बाबा भी कहते हैं, ये हम देख चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। मूलतः प्रगतिवादी चेतना के कवि माने जाते हैं। प्रगतिवादी चेतना के कवि प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष, प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि नागार्जुन जी कहे जाते हैं। पूर्ण रूप से ये प्रगतिवादी कवि रहे हैं भाई। इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं प्रगतिवादी संबंधी रचनाएं की है। कई विद्वानों के अनुसार जो इनके संबंध में कहे गए कथन हैं उनके आधार पर भी हम इनके विषय में समझेंगे। तो देख लेते हैं आगे। अगला बिंदु है हमारा 1935 में श्रीलंका में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद बौद्ध भिक्षु बन गए और जो है इस कारण जो है इनका नाम जो है नागार्जुन भी पड़ा। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के कारण ही इनका जो नाम क्या पड़ा, नागार्जुन पड़ा। और इन्होंने कब ली बौद्ध धर्म की दीक्षा? 1935 में। कहाँ ली? श्रीलंका में। ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद किसी अंधविश्वास के कारण बचपन में इनका नाम ढक्कन रख दिया गया। ढक्कन नाम जो पड़ा था वो अंधविश्वास के कारण पड़ा था। नागार्जुन नाम बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के कारण पड़ा था। यात्री नाम उनके यायावर प्रवृत्ति होने के कारण अर्थात घुमक्कड़ प्रवृत्ति होने के कारण पड़ा। किस प्रकार से? और कबीरदास जी, कबीर कहा जाता है तो कबीरदास जी के जो व्यंग्य इन्होंने कटास किए उस आधार पर जो उन्होंने रचनाएं लिखी, कबीरदास जिस प्रकार से कबीरदास जी ने रचनाएं की उसी आधार पर इन्होंने भी रचनाएं लिखी, इसीलिए इन्हें आधुनिक कबीर के नाम से भी जाना जाता है। और नागार्जुन जी ने जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म के विद्यालंकार परिवेशन, ये विश्वविद्यालय का नाम है श्रीलंका में, तो श्रीलंका में विद्यालंकार परिवेशन में इन्होंने 3 वर्ष तक रहे, यानी अपना जो है पठन कार्य वहाँ पर 3 वर्ष तक किया। उन्होंने प्रगतिवादी काव्यधारा को जन जन के अभावों व आकांक्षाओं से जोड़कर उसे जन साधारण की कविता बना दिया था। यानी प्रगतिवादी जो धाराएं थी उन्हें जन जन के अभाव व आकांक्षाओं से जोड़कर उन्होंने जो है जागरण की कविता बना दिया। अपनी इनके अंतर्गत ये प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसके बाद देख लेते हैं आगे। इनके द्वारा दीपक जो पत्रिका का नाम है, दीपक पत्रिका का संपादन इनके द्वारा किया गया। दीपक पत्रिका का संपादन कार्य इन्होंने किया, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से नागार्जुन से जुड़ी पत्रिका का नाम बताइए, तो दीपक। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मैथिली भाषा में कविता के इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मैथिली भाषा में इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है पत्र नगन गाछ नामक जो रचना है उन्होंने मैथिली भाषा में लिखी और इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। ये जन्म से कवि, प्रकृति से घुमक्कड़ वे विचारों के मूलतः मार्क्सवादी माने जाते हैं। यानी इनकी जो कविताएं लिखने की जो प्रवृत्ति थी, जो इनके अंतर्गत रुचि थी, वो इनकी जन्म से ही मानी जाती है और प्रकृति से ये घुमक्कड़ भी माने जाते हैं और जो है मूलतः ये मार्क्सवादी कवि कहे जा सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं। नागार्जुन ने अपनी भाषा में ठेठ ग्रामीण शैली के मुहावरों का प्रयोग किया है। ये पूछा जा सकता है नागार्जुन ने अपनी भाषा शैली में किस प्रकार की जो है भाषा का प्रयोग या ठेठ ग्रामीण मुहावरों शैली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया। इस प्रकार से प्रश्न किसी भी तरह घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। आपको इन सभी तथ्यों को बिंदुओं को जो है ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है, इसी उद्देश्य के साथ हम हर रोज़ जो है हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा ही रही है। साथ साथ जो बीच बीच में जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु व महत्वपूर्ण जितने भी हमारे कवि हैं और उनके जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हुए हैं, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को हर रोज़ जो है कोई ना कोई महत्वपूर्ण क्लास लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो
आपको पता ही है, निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को फिलहाल ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही एनटीए नेट और अदर परीक्षाओं के लिए भी ये क्लास हेल्पफुल रहेगी भाई। बिल्कुल डिटेल से हम हर एक बिंदु को, हर एक टॉपिक को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं, इनके दिव्यग्रंथ होने के बाद सोमदेव तथा शोभाकांत के संपादन में इनकी एक लंबी कविता भूमिजा प्रकाशित हुई। यानी भूमिजा जो इनकी एक लंबी कविता का नाम है, ये पूछ ली जाती हैं निम्नलिखित में से जो है लंबी कविता का नाम बताइए। भूमिजा जो है इनकी लंबी कविता है। अकाल और उसके बाद भी इनकी लंबी कविता है, जिसे किसने प्रकाशित कराया? शोभाकांत और सोमदेव ने। शोभाकांत इनके पुत्र का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका संपूर्ण कीर्तितव जो है नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित हुआ। ये भी जो है शोभाकांत जी ने प्रकाशित कराया नागार्जुन रचनावली नाम से, जिसमें नागार्जुन के संपूर्ण जीवन का परिचय हमें देखने को मिलता है, जो कि 7 कांडों में प्रकाशित है। और शोभाकांत इनके पुत्र का नाम है। बढ़ते हैं आगे, पुत्र रहे है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख कौन? शोभाकांत, क्योंकि पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का पुत्र है शोभाकांत, या किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इन्होंने इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र में बनाकर व उन पर अनेक आरोप लगाकर कविताएं लिखी हैं। व्यंग्य में माहिर है, इसलिए इन्हें आधुनिक कबीर कहा जाता है। आधुनिक कबीर की जो संज्ञा दी है, कबीर दास जी की व्यंग्य भरी रचनाओं को देखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने की, उसी प्रकार से नागार्जुन ने की। उस आधार पर इनको आधुनिक कबीर की संज्ञा दी गई। बढ़ते हैं आगे। ये कबीर के उपरांत एक हर विध्वंसकारी और जनवादी शक्ति के सर्वाधिक खुली चुनौती वाले साहित्यकार माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। इनकी पहली प्रकाशित रचना मैथिली कविता जो है 1929 ईस्वी में मिथिला में जो है प्रकाशित की गई। सबसे पहले इन्होंने मैथिली भाषा में ही कविताएं की थी, तो उनकी जो कविता है मिथिला पत्रिका में ही प्रकाशित हुई। उसके बाद देख लेते हैं इनकी पहली हिंदी कविता का क्या नाम है? इनकी जो पहली हिंदी कविता है वो है राम के प्रति। राम के प्रति जो इनकी पहली हिंदी कविता है वो 1934 ईस्वी में विश्व बंधु साप्ताहिक लाहौर से प्रकाशित हुई, जो अब तक जो है अप्रिय है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है नागार्जुन की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई और पहली कविता का क्या नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राम के प्रति हिंदी की पहली कविता है इनकी। उससे पहले ये मैथिली भाषा में कविताएं लिख चुके थे, जो कि विश्व बंधु में ये साप्ताहिक रूप से निकाली गई लाहौर से, तो इसमें ये प्रकाशित हुई। उसके बाद युगधारा जो रचना है इनकी एक कविता संग्रह है, पहला व्यवस्थित हिंदी कविता संग्रह माना जाता है, जो कि 1953 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद पत्रहीन नगनगाछ मैथिली भाषा में रचित रचना, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और जो नागार्जुन जी की प्रमुख रचनाएं हैं, हमने कई पुस्तकों के संग्रह से सभी रचनाओं को यहाँ पर इंक्लूड किया है। आपको एक पुस्तक में देखने को नहीं मिलेगा, ताकि इनको आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आप इनको याद कर सको। तो सभी रचनाओं को आप जो है एक बार जो है अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि सभी रचनाएं, कोई कहीं पर किसी रचना को इंक्लूड नहीं किया होगा किसी में, क्योंकि जब पिछली परीक्षाओं को जब आधार बनाकर हमने अपने नोट्सों को तैयार किया है, तो उसमें देखा गया है कि लगभग ये सभी रचनाएं जो है परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो इसी आधार पर एक जगह आपको ये सभी रचनाएं आपको मिल जाएंगी। तो प्रमुख रचनाएं जो हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है युगधारा 1953, जो कि एक कविता संग्रह है। उसके बाद सतरंगे पंखों वाली, ये भी इनकी कविता संग्रह है भाई। काफ़ी कविताएं इसमें संकलित है सतरंगे पंखों वाली में। और 1959 प्यासी पथराई आंखें 1962, और कविता की मछलियाँ तुमने कहा था 1980, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, हजार बाहों वाली 1981, भस्मांकुर एक खंड काव्य है इनका।
ये आपको ध्यान रखना है। इनका ये एक ही प्रसिद्ध खंड काव्य है भस्मांकुर। कई बार ये पूछा जाता है परीक्षा में, निम्नलिखित में से नागार्जुन की रचनाओं में खंड काव्य कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या, इनकी कविता है। पुरानी ज्योतियों का कोरस 1983 की कविता है। रतन गर्भ, काली माई, रविंदर के प्रति, बादल को घिरते देखा, काफ़ी प्रसिद्ध कविता रही है भाई इनकी। प्रेत के का बयान, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, वे और तुम, अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद की जो है इनकी एक लंबी कविता है जिसमें अकाल और उसके बाद की जो है परिस्थितियों को दर्शाया गया है। उसके बाद देख लेते हैं सिंधु तिलकांकित भाल, इनकी एक कविता है। और एक जो सिंदूर तिलक रचना किसकी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। सिंदूरी तिलक है शायद, तो सिंदूर तिलक रचना किस लेखक की है, जो कि हम भारतीय हिंदू युग के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इस रचना का, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में एक भी प्रश्न का आंसर नहीं देते, जो मुझे भी अच्छा लगता है जब आप प्रश्नों का आंसर देते हो, और जो है आपकी तैयारी भी और बेटर होती है जब आप किसी भी कमेंट बॉक्स में आप किसी भी प्रश्न का आंसर देते हो या प्रश्नों को पूछते हो, तो आप लोग जो है वो जब वे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल सही होते हैं, 100% गलत नहीं होते वे प्रश्न आपसे, क्योंकि उन प्रश्नों को जो है आप माइंड में क्लिक कर चुके होगे पहले ही कि इसका आंसर मैंने ये दिया था, ये मेरा गलत था। तो छोटी छोटी ये बातें हैं, छोटे छोटे अनुभव है मेरे, जो मैं आप लोगों के सामने जो है शेयर भी करते हुए चलती हूँ, ताकि परीक्षा में आप किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना करें। जैसे कि लगभग हमारे जो है अधिकतर प्रश्न जो हमारे आते हुए प्रश्न गलत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम उनको इग्नोर कर देते हैं। ये लगता है कि ये तो हमारा आया, हमने बार बार पढ़ रखा है, तो वहाँ पर परीक्षा में देखते हैं तो जब वो है हाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, और जो हमारे माइंड से एकदम से स्किप हो जाता है कि पता नहीं इसका आंसर हमने शायद ये पढ़ा था। क्योंकि वो क्या होता है, हमारी एक तरह से हमारी कमी ही होती है तथ्यों की बार बार रिवीजन ना करना। तो तथ्यों की बार बार रिवीजन और महत्वपूर्ण बिंदुओं को बार बार पढ़ना ही आपको सफलता दिलाएगी। तो देख लेते हैं आगे। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ये रचनाएं भी इनकी है, नागार्जुन जी की। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये रचना भी इनकी है। ये भाई थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तुम देख सकते हो बूढ़ा किस प्रकार लिखा जाता है। तुम्हारी दंतुरी मुस्कान, इस गुब्बारे की छाया में 1989 में। पत्रहीन नगर नाच, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मैथिली भाषा में। कालिदास भी इनकी रचना है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रचना हुई है। और मनुष्य हूँ, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, गीत गोविंद और अपने खेत, ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हुई है। तो कुछ रचनाओं के संबंध में हम उनके महत्वपूर्ण बिंदु तथ्य और देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि कालिदास जो है 1938 में रचित इनकी कविता है, और सतरंगे पंखों वाली 1959 में जो रचित काव्य संग्रह है उसमें कालिदास रचना को संकलित किया गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे। नागार्जुन की अनेक कविताओं में कालिदास काव्य के प्रसंगों के संकेत हमें देखने को मिलते हैं। कालिदास के प्रति कवि का अतुलनीय श्रद्धा का भाव हमें देखने को मिलता है। और बादल को घिरते देखा जो रचना है इनकी कविता है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध कविता हुई है नागार्जुन की, जो जुलाई 1939 ईस्वी के सरस्वती पत्रिका के अंक में प्रकाशित है। 1940 में रचित तथा कविता संग्रह युगधारा 1953 में ये संकलित है। और कवि भारत के प्रकृति सौंदर्य समृद्ध संस्कृत परंपरा की सांकेतिक अभिव्यक्ति करते हुए भारत के राजनीतिक संस्कृति प्रभाव को व्यक्त करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अकाल और उसके बाद जो रचना है इनकी 1952 में रचित कविता मानी जाती है। सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह में ये संकलित है। जो सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह है, इसमें ही जो है अकाल और उसके बाद
कविता को भी संग्रहित किया गया, संकलित किया गया और साथ ही कालिदास कविता भी इसी जो है कविता संग्रह में संकलित है। ये हमने पढ़ ही लिया था। उसके बाद गतिशील चेतना की यथार्थ पर कविता मानी जाती है अकाल, और उसके बाद जिसमें कि जो है अकाल के बाद जो काल पड़ने के बाद एक साधारण भारतीय परिवार के परिवेश की भूखमरी की जो है तस्वीर प्रस्तुत की है। किस प्रकार से जो लोग भूखे सो रहे हैं अकाल पड़ने के बाद, तो भूखमरी की यानी कि ये भूखमरी की कह सकते हैं कि एक नंगी तस्वीर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, ये जो पंक्ति है ये अकाल और उसके बाद की है। तो इससे हमें पता चलता है इस कविता को पढ़कर कि कितनी दयनीय परिस्थिति रही हुई होगी उस समय की। तो देख लेते हैं आगे। शासन की बंदूक। शासन की जो बंदूक है रचना, ये इन्होंने 1967 ईस्वी में रचित जनयुग पत्रिका में प्रकाशित हुई शासन की बंदूक कविता नागार्जुन जी की। तुमने कहा था कविता संग्रह है इनका, में 1980 जो तुमने कहा था कविता संग्रह में इसे संकलित किया गया। शासन की बंदूक किस कविता संग्रह में संकलित है? कालिदास किस कविता संग्रह में संकलित है? अकाल और उसके बाद किस में संकलित है? इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। और 1947 के बाद भारत की व्यवस्था पर चोट और नौकरशाही की फाइलों और राजनेताओं की स्वार्थों की गुलामी इसमें दिखाई गई है। ये पूछा जा सकता है शासन की बंदूक में किन किन जो घटनाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। आजकल परीक्षाओं में प्रश्न पूछने का थोड़ा सा जो है पैटर्न बदल चुका है, इसलिए थोड़े डेप्थ प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम थोड़े से जो है तथ्यों की गहराई में जा कर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाई एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल रहेगी, मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक किया करो, लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है, और अधिक जो तथ्यों के साथ और अधिक जो है मैं इधर उधर से कई पुस्तकों के संग्रह को देख करके मैं जो है जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनके आधार पर जो है मैं नोट्स तैयार करती हूँ और आप लोगों के लिए मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके प्रस्तुत करती हूँ। तो प्लीज़ आपको लाइक और कमेंट तो मेरे हक भी है, जो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके मैं क्लास को लेकर के आती हूँ। तो प्लीज़ एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि वीडियो को आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करो। तो देख लेते हैं आगे। 1962 के जो भारत चीन युद्ध का वर्णन इसमें दिखाया गया है। किस रचना की बात कर रहे हैं हम? शासन की बंदूक। 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद कांग्रेस शासन की तानाशाही पर कुंठाराघात भी हमें देखने को मिलता है इस रचना के माध्यम से। उसके बाद देख लेते हैं अगली जो रचना है इनकी, खुरदरे पैर। इसके संबंध में भी काफ़ी बार हमें प्रश्न देखने को मिले हैं। तो 1957 में रचित और सतरंगे पंखों वाली 1968 कविता संग्रह में जो है संकलित कविता है। खुरदरे पैर कविता भी जो है किस में संकलित है? सतरंगे पंखों वाली। काफ़ी सारी कविता इस काव्य संग्रह में संकलित है, ये हमने देख ही ली। तो कवि की जो खुरदरे पैर जो रचना है, कवि की साइकिल पर बोझ ढोने वाले एक श्रमजीवी व्यक्ति के पसीने को बहाकर पेट पालने की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति इस कविता के अंतर्गत दर्शाई है। उसके बाद देख लेते हैं भाई आगे। दूध या निगाहों और कुसुम कोमल मन के खुरदरे फटी बिवाइयों वाले पैरों पर मुग्ध होने का चित्रण इसमें हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो खुरदरे पैर कविता है, नागार्जुन ने प्रकृति सौंदर्य की अपेक्षा जो है परिश्रमी सौंदर्य को अधिक महत्व दिया है। तो उन्होंने कहा है प्रकृति सौंदर्य की, जो प्रकृति में सौंदर्य हमें झलकता है, उसकी अपेक्षा हमें जिस आदमी का पसीना बह रहा है काम करते हुए, साइकिल का बोझ ढोते हुए पसीना बह रहा है, उस सौंदर्य ये सौंदर्य हमें अधिक जो है
आकर्षित कर रहा है, यानी कि इसकी जो है इसके प्रति जो है संवेदनात्मक जो अभिव्यक्ति इन्होंने प्रस्तुत की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। और ऐसा होता भी है भाई, कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति या ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको देखकर हम इतने भावुक हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो पता नहीं मन में एक अपने आप ही संवेदनात्मक भाव जो है पनप आता है। और मतलब जैसे कि हम कहीं जा रहे, मेरे साथ भी काफ़ी एक बार हुआ है ऐसी घटना, और जो है आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी जीवन में ऐसा हुआ है, जिसे देखकर हम जो है इतने भावुक और इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि कर कुछ सकते नहीं, पर जो उस सिचुएशन को देख करके जो है क्या ही बोले। तो एक बार मैं जा रही थी कहीं रिक्शा में, तो वो साइकिल वाली वैसे पैरों से चलाने वाली रिक्शा थी, तो साथ जो रिक्शा चालक था, जो रिक्शा चला रहा था, उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। मुझे नहीं पता था इसके पैर में चोट लगी है। वो रिक्शा को चला रहा था, फिर रुक जा रहा था, फिर चला रहा था। मैंने बोला भैया क्या हुआ, क्यों आप ऐसे चला रहे हो? तो मैंने उसकी पैर की तरफ देखा, तो उसने बोला कि मैडम साइकिल की ये चैन उतर रही है बार बार। तो फिर उसने चैन वैन ठीक की और फिर चलाने लग गया। फिर मैंने फिर देखा उसके पैर की तरफ, फिर मैं बोली भैया आप ऐसे क्यों चला रहे हो? बोला मेरे पैर में चोट लगी हुई है। इतनी मासूमियत से और इतनी छुपाते हुए अपनी बात को उसने मेरे सामने रखा। तो तभी मैं वहीं आधे रास्ते पे ही उतर कर उसको पूरी मतलब वो उसके पैसे देकर जो है जितने मुझसे हो सके, तो मैंने कहा पहले आप अपने पैर का इलाज कराओ और फिर जो है आप काम करना। तो पेट के लिए जो है इंसान अपनी तकलीफ़ को भी छुपा लेता है, तो ये हमने महसूस किया है। तो बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से जो है नागार्जुन ने अपनी कविताओं को कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जो नागार्जुन ने जो जितने पीड़ित व्यक्तियों के भाव की जो अभिव्यक्ति इसमें दर्शाई है अपनी कविताओं में, और जो है जिस प्रकार से कबीरदास जी ने व्यंग्य करके जो अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार से जो है नागार्जुन भी तरह तरह की कविताएं लिखकर एक प्रकार की कविताएं नहीं लिखी। उन्होंने काफ़ी अलग अलग भावभूमियों को लेकर जो है उन्होंने कविताएं लिखी है। जैसे कि कहीं पर उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य में वे डूबे हैं, तो कहीं राजनीतिक षड्यंत्रों पर प्रहार किया है, कहीं जो है उन्होंने जो है तानाशाही शासन का विरोध किया है, तो कहीं उन्होंने पीड़ित व्यक्तियों को अभिव्यक्ति को दर्शाया है। उसके बाद देखते हैं आगे। दूध या निगाहों के कुसुम कोमल मन के खुरदरे फटी बिवाइयों वाले पैरों पर मुग्ध होने का ये चित्रण किया है। तो अगली रचना हम देख लेते हैं मनुष्य हूँ। मनुष्य हूँ जो रचना है इनकी नागार्जुन की 1946 में रचित कविता मानी जाती है। 1948 में परिजात में ये प्रकाशित हुई, युगधारा में ये संकलित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं प्रतिहिंसा। प्रतिहिंसा रचना जो इनकी है नागार्जुन की। प्रतिहिंसा रचना के संबंध में नागार्जुन ने क्या कहा है ये हम देख लेते हैं। कुछ और विद्वानों के भी कथन देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। ये कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो प्रतिहिंसा जो इनकी कविता है, इनकी रचना है, नागार्जुन ने इन्हें स्थायी भाव कहा है। इस कविता को जो है इन्होंने क्या बताया है, प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है, यानी ये प्रतिहिंसा शब्द को इन्होंने स्थायी भाव बताया है। ये पूछा जा सकता है नागार्जुन ने प्रतिहिंसा रचना के संबंध में क्या कहा है, प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है। उसके बाद यह है तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। प्रतिहिंसा रचना के संबंध में केदारनाथ अग्रवाल ने कहा है। जनमन के सजग चितेरे माने हैं इन्होंने नागार्जुन को, केदारनाथ जी ने। उसके बाद कवि भावात्मक तन्मयता से में डूबकर जिस भाव की सृष्टि करता है वह अद्वितीय है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागार्जुन के संबंध में। उसके बाद देख लेते हैं डॉक्टर बच्चन ने नागार्जुन के संबंध में कितनी अच्छी बात कही है। वे शैली की खोज नहीं करते बल्कि शैली स्वयं उन्हें खोजती है, ये कहा है नागार्जुन के संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह ने। और खंड काव्य में शामिल है इनका भस्मासुर,
जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भस्मांकुर किसकी रचना है, नागार्जुन का निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य है, तो ये 1970 का बरवे छंद में ये रचित है। उसके बाद इनकी लंबी कविता हरिजन गाथा, भूमिजा, अकाल, और उसके बाद कुछ कविता इनकी लंबी कविता है। इनके अलावा काव्य के अलावा इन्होंने जो है उपन्यास, निबंध और जो है संस्मरण, यात्रा वृत्तांत तो इन्होंने लिखे ही है, क्योंकि इन्हें जो है यात्री भी उपनाम जो है ये अलग अलग जगह पर घूमने के कारण नहीं पड़ा था। ये यायावार प्रवृत्ति के होने के कारण ही इन्हें यात्री उपनाम दिया गया था। और यात्री शब्द से भाई एक पॉइंट और ध्यान आता है, जो इन्होंने जो है यात्री उपनाम भी इनको दिया गया, और जो है इनके द्वारा एक संस्था का प्रकाशन किया गया, संस्था बनाई गई इनके द्वारा, नागार्जुन जी द्वारा, जिसका नाम भी इन्होंने क्या रखा, यात्री। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि यात्री संस्था जो है किसके द्वारा चलाई, तो नागार्जुन जी का ही संबंध है यात्री संस्था से। इन्होंने यात्री नामक एक संस्था का नाम भी रखा और इनका उपनाम भी है। उसके बाद देख लेते हैं उपन्यास जो है इनके बलचनामा, जो कि आंचलिक उपन्यास है, लेकिन 1952 में रचित है, और पहला उपन्यास मैलाचल 1954 में है। इनको जो है बलचनामा उपन्यास जो है पहला आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया नागार्जुन जी का। और क्यों नहीं माना गया, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वे हम उपन्यासों को पढ़ेंगे और इनकी गद्य विधाओं को पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि नागार्जुन ने कौन कौन से यात्रा वृत्तांत लिखे, कौन कौन से उपन्यास लिखे, कौन से निबंध लिखे, जो है कौन से संस्मरण लिखे। काफ़ी सारी अन्य गद्य विधाओं पर भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। लगभग सभी गद्य विधाएँ इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लिखा है, अपनी लेखनी चलाई है। तो केवल हम जो है काव्यों के संबंध में इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख रहे हैं। तो देख लेते हैं उपन्यास भी इन्होंने कौन कौन से लिखे। बलचनामा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, कंबीपाक और दुखमोचन। इनके संबंध में जितने महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे वो हम जो है इन विधाओं को करेंगे, तब हम पढ़ेंगे, तो नहीं तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद देख लेते हैं इनका संपूर्ण कीर्तित्व। इनका जो संपूर्ण कीर्तित्व है नागार्जुन रचनावली के 7 कांडों में प्रकाशित है। ये हम देख चुके हैं, जो कि इनके पुत्र शोभाकांत जी द्वारा प्रकाशित किया गया। उसके बाद इनसे संबंधित प्रमुख पंक्तियां हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, जैसे कि बदला सत्य अहिंसा, बदली लाठी गोली डंडे, कानून की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र झंडे। ये पंक्ति जो है काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई है। उसके बाद जो है कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुश्तिया सोई उसके पास। अकाल और उसके बाद की परिस्थितियों को इसमें दर्शाया है। और घुन खाए सैतीरों पर खड़ी बारह खड़ी विधाता, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट पर 5 तमाचे। तो ये पंक्ति भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि घुन खाए सैतीरों पर खड़ी बारह खड़ी विधाता बाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे। उसके बाद इसी तरह दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के साचे। ये एक ही पंक्ति है भाई। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों को परीक्षाओं में पूछा गया है। कुछ नागार्जुन जी से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है जो कि अलग अलग विद्वानों ने कहे हैं, दिए हैं। ये भी परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहा गया कि इनके अनुसार, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि शुक्ल जी के अनुसार कहा है नागार्जुन के संबंध में कि एक बड़े कवि की भाषा में अनेरूपता होनी चाहिए, जो कि नागार्जुन के में भी हमें देखने को मिलती है। तो कविता की भाषा में अनेक रूपता का अर्थ है भाषा की बुनावट और शब्दों के संयोजन में अनेक रूपता। और काव्य भाषा संबंधी ऐसी अनेक रूपता हिंदी के 3 कवियों में देखने को मिलती है। कौन कौन से? एक तुलसीदास, दूसरा निराला और तीसरा जो है नागार्जुन। ये ध्यान रखना है आपको, अगर ये पूछ लिया जाए प्रश्न में
कि शुक्ल के अनुसार काव्य भाषा संबंधी अनेक रूपता निम्नलिखित में से किन 3 कवियों में देखने को मिलती है। नागार्जुन का नाम इन्होंने लिया है, लेकिन कबीरदास जी का इन्होंने नाम नहीं लिया। कबीरदास जी को इन्होंने जो है अपने हिंदी साहित्य में इतना अधिक जो है महत्व नहीं दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। कबीरदास जी को नहीं, तुलसीदास, निराला और नागार्जुन के संबंध में इन्होंने इस कथन में कहा है, बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं शुक्ल के अनुसार हमने देख लिया। उसके बाद नामवर सिंह के अनुसार भी हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण एक बार कथन देख लेते हैं कि नामवर सिंह ने नागार्जुन जी को संबंध में क्या कहा है। नागार्जुन जी की गिनती न तो प्रयोगशील कवियों में के संदर्भ में होती है, न नई कविता के संदर्भ में। फिर भी कविता में रूप संबंधी जितने प्रयोग अकेले नागार्जुन ने किए हैं उतने शायद ही किसी ने किए हो। कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे, यानी उठान का मतलब ये है प्रारंभ, यानी कि कविता का जो प्रारंभ करना है वो तो कोई जो है नागार्जुन जी से सीखे। जिस प्रकार उन्होंने अपनी कविताओं का जो प्रारंभ किया है उसमें नागार्जुन जी ने नाटकीयता में तो लाजवाब है, नाटकीयता के बारे में बताया है। नाटकीयता तो इनकी लाजवाब है। जैसी संधि छेदों में वैसा ही अधिकार जो है बेछंद या छंद मुक्त छंद की कविताओं पर, यानी कि उन्होंने बिना छंद की भी कविताएं लिखी हैं नागार्जुन ने, और मुक्त छंदों की भी कविताएं लिखी है। तो सभी कविताएं इनकी जो है एक तरह से हिंदी साहित्य में बेजोड़ मानी जाती हैं। इनकी बात अनेक हजार ढंग, उनके बात करने के हजार ढंग हैं, यानी एक प्रकार से इन्होंने बात नहीं की है, अलग अलग तरह से इन्होंने अपनी बात को रखा है। ये कहा है कि इन्होंने नामवर सिंह ने नागार्जुन के संबंध में। उसके बाद मैनेजर पांडे जी द्वारा नागार्जुन के संबंध में क्या कहा। नागार्जुन की समग्रतावादी यानी कि संपूर्णता काव्य दृष्टि केवल भारत की प्रकृति के सौंदर्य और संस्कृति की बहुलता तक सीमित नहीं, वह भारतीय समाज और संस्कृति में मौजूद विकृतियों की भी पहचानती है और उनकी तीखी आलोचना करती है। नागार्जुन कविता को मनुष्यता की मातृभाषा मानते हुए जो है, इसलिए उनकी कविता मनुष्यता की रक्षा रखने के लिए लड़ने वाले मनुष्य की भाषा बोलने वाले की कविता मानी है। ये कहा है मैनेजर पांडे। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, नागार्जुन ने अपनी कविताएं अलग अलग भावभूमि को लेकर लिखी है। जैसे कि उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य को भी दर्शाया है, यानी प्रकृति के सौंदर्य में भी वे डूबे हैं। तो कहीं पर वे जो है राजनीति षड्यंत्रों में भी पीड़ित होकर इन्होंने व्यंग्य व कटास किए हैं, और कहीं कहीं उन्होंने प्रकृति सौंदर्य से बढ़कर जो है परिश्रमी सौंदर्य को बताया है। तो कहीं उन्होंने मानवता की दुहार देते हुए अपने को मनुष्य होने की बात भी कही है, और कहीं उन्होंने तानाशाही शासन का विरोध किया है। यही बात जो है मैं अपनी जो है इसके माध्यम से, कथन के माध्यम से मैनेजर पांडे जी ने भी कहा है कि नागार्जुन की समग्रतावादी काव्य दृष्टि केवल भारतीय प्रकृति सौंदर्य और संस्कृति की बहुलता नहीं, बल्कि वह भारतीय समाज और संस्कृति में मौजूद विकृतियों को भी पहचानती है, उनकी तीखी आलोचना भी करती है, और जो है नागार्जुन कविता को मनुष्यता की मातृभाषा मानते हुए इसलिए उनकी कविता मनुष्यता की रक्षा के लिए लड़ने वाले मनुष्य की भाषा बोलने वाली कविता बताई है। तो इस प्रकार से आज की क्लास के अंतर्गत हमने जो है नागार्जुन जी की कविताओं से संबंधित, नागार्जुन जी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, अर्थात हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, एनटीए नेट की या फिर जो है कोई अदर परीक्षा हो जिसमें भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेते हुए हम हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधी एक क्लास लेकर के आते हैं।
तो मॉर्निंग में 11 AM पर हमारी क्लास होती है। भाई वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना। एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी, लाइक और कमेंट अवश्य किया करो। आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हर रोज़ हम अपनी हिंदी विषय से संबंधित एक क्लास को जो है करते हुए चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ, क्योंकि आपको पता ही है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है।